प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ हमारे मौजूद हैं रऊफ कास्रा। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक ना हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी में पहुंच गया। इमरान खान की एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को आवाज, नए आर्मी चीफ से ताल्लुक न होने का एतराफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ का लाया अमल क्या होगा, सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मशहूर जमाना जाली अकाउंट्स के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप को बड़ा रिलीफ, तकनीकी बुनियादों पर मुबैना करप्शन का मुकदमा खत्म, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज हुकूमत ने सहाफियों को कंट्रोल करने के लिए FIA को खुली छूट दे दी। लाहौर के सहाफी शाहिद असलम को FIA ने क्यों गिरफ्तार किया, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब। वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब, पंजाब की सिचुएशन आपसे लास्ट वीक बात हुई थी और तब भी एक बड़ा इत्मीनान का वोट, एक बड़ा इवेंट था जो गुजरा था और आपने बड़ा अच्छी तरह से एनालाइज किया था सिचुएशन को। अभी की जो सिचुएशन है, जो केयर टेकर CM के लिए जो नाम सामने आए हैं, एक तो जरा उन नामों के हवाले से बताइए। नजर तो नहीं आ रहा कि कंसेंसस होगा, उन नामों को कैसे प्रोफाइल करेंगे? हु इज अ सूटेबल ऑप्शन? जी बीबी, एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे से ये इस चीज पे अब मेरी ओपिनियन ले रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक खामखा एक तूफान सा उठा हुआ है कि कौन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इंटरिम क्या होना चाहिए। असल में अगर अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर के तो कोई अख्तियारात ही नहीं है। इंटरिम चीफ मिनिस्टर के ना वो कोई किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ना वो पोस्टिंग कर सकता है, ना वो किसी के फंड जारी कर सकता है, ना किसी के फंड रोक सकता है। वो तो एक 3 महीने के लिए एक अपना दफ्तर के नॉर्मल जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर अगर उसके पास कोई फाइल भेजी जाए और उससे ओपिनियन ली जाए जो कि चीफ सेक्रेटरी के अख्तियारात में है, या अगर कोई इंतजामी मसला है तो शायद IG सूबे का उनसे कोई चीज के लिए मदद मांग सकता है या कह सकता है, वरना तो उनके पास तो कोई अख्तियारात ही नहीं है। आपको याद है जो 2018 में कौन चीफ मिनिस्टर था पंजाब का? किसी को अगर नहीं अंदाजा? जी, मुझे याद है अस्करी साहब थे। जी, अस्करी साहब थे, हसन अस्करी साहब। जी, माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बुर्दबार समझदार आदमी, और उनका एक चीज के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, ना था ना है। इतना अरसा उन्होंने, उसके 18 के बाद इतने साल गुजर गए, मगर आज तक उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। उससे पहले देखें 2013 में कौन चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम, और उन्होंने क्या क्या कमालात दिखाए और उनके क्या नाम के साथ क्या अच्छाई हुई या बुराई हुई, वो सारी दुनिया जानती है। लिहाजा मकसद ये कहने का है कि ये इलेक्शन अपना ये इंटरिम पीरियड के चीफ मिनिस्टर के अख्तियारात नहीं है कोई भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के अख्तियारात और कुल्लो हम अख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान या उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए मुझे, कि वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं। वो सारे चीजें वो आपके कॉग्निजेंस भी ले सकता है अगर कहीं कोई ज्यादती कर रहा हो, किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट हो, किसी के बारे में कोई अखबारी कोई चीजें निकल आए, कानूनी तौर पे लोगों को पता लग जाए कि फलां जगह पर कोई गड़बड़ हो रही है, तो वो उनके अख्तियारात है कमीशन के, या कमीशन ने जो अपने अमले लगाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ मिनिस्टर का कोई ऐसा वो है, रोल है। बहरहाल अगर आपने पूछा है तो ये जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त प्रपोज हुए हैं, तो ये इनके अंदर मेरे ख्याल में तो इमरान खान की तरफ से थोड़ी सी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ज्यादातर उनका नुकसान उनका होगा, क्योंकि वहां पर उनके जो 2 कैंडिडेट हैं
एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जो अच्छी रेपुटेशन वाले आदमी हैं, सुखेरा साहब, और उन्होंने इमरान खान साहब के भी वो रहे एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, और मौजूदा गवर्नमेंट के भी इस वक्त भी वो उनके सेक्रेटरी है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई हो सकता है, या अगर हो जाए तो वो सही बात है। बाकी नून लीग की तरफ से या पीडीएम कह लें या उनके जो हमायती जमातें हैं, वहाँ उन्होंने एक मीडिया हाउस के नकवी साहब को रखा है जी। और एक उन्होंने अहद चीमा साहब को रखा है जो कि एलडीए के डीजी रहे हैं। और अब वो टेक्निकली उनके खिलाफ बात ये है चीमा साहब के कि वो एडवाइजर है, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, तो वो तो इस तरीके से भी मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल भी हैं, बहुत जी कंट्रोवर्शियल भी बहुत रहे हैं। मतलब है जो उनके खिलाफ चीजें जो हैं, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में नकवी साहब का नाम रखा ही इसलिए कि वो अगर सिलेक्ट होते हैं तो हो जाए, दूसरा बंदा वैसे डिस्क्वालीफाई और अखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो जो तरीकाकार है इन दोनों में, मेरे ख्याल में तो ये पोजीशन है जो मैं जानता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में या कोई और चीजों के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ बताएं। अच्छा, आपने बड़ा तफसील से बताया और जो पूरा वो गुब्बारे से हवा निकाली आपने, हम तो बड़ी हाइप पे बैठे थे, पूरी कौम बैठी थी कि पता नहीं मतलब पंजाब का वजीर आला जो बनेगा वो क्या चीज़ होगा, क्या अथॉरिटी होगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, बम तोपें F-16 JF थंडर चलाएगा बैठ के। आपने तो यकदम बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स आपने जाके बातें बताई हैं कि आपका ये कहना है वो डाखाना एक टाइप हैं, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बैठ के उनको हिदायत करेंगे कि फ़लाँ का आपने जो अपॉइंटमेंट की है फ़लाँ की ठीक है, उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करनी या मौजूदा ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाएगा। तो फिर अगर ये मामला है जो आप बता रहे हैं, जो कि टेक्निकली है भी से आईनी तौर पर ठीक कह रहे हैं, तो फिर इसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी लड़ाई, महाभारत, लड़ाइयाँ झगड़े, कमेटियाँ, फिर डिस्कशंस, इसकी क्या ज़रूरत है? फिर वो तो फिर किसी को बनाया जा सकता उसमें। प्रॉब्लम ये ईगो के मसाइल है कि हमारा बंदा हो, वो कहते नहीं हमारा बंदा हो। बात सुने, ये सारी चीजें अगर कोई समझ में नहीं आई किसी को तो जनाब उसके अंदर मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर और मीडिया के अंदर उसकी तशहीर करे कि वो एज एफ पाकिस्तान में एक अनहोनी और पंजाब में खास तौर पे एक बड़ा जबरदस्त इनकलाब आने वाला है, तो उसका मेरा तो कसूर नहीं है। मैंने तो आपको कहा कितना नफीस आदमी थे आपके जी हसन अस्करी साहब, अस्करी साहब, हसन साहब। अब आप देखें उन्होंने क्या कर लिया, कुछ किया? वो कर भी नहीं सकते थे और उन्होंने किया भी नहीं है। उसको उन्होंने दिखा दिया सारों को कि असल में जो चीफ मिनिस्टर के अख्तियार आते हैं वो वही है जो उन्होंने इस्तेमाल किए। ना उन्होंने कोई गाड़ी ली, ना उनमें हुटर लगाए, ना कहीं फिरते रहे। शरीफ आदमी थे। लेकिन आपको पता पाकिस्तान में शरीफ आदमी जो है, मैं खकवानी से बात आपकी काट रहा हूँ, जब तक हुटर ना हो, हट्टो बच्चों 15-20 आगे गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, पुलिस, डाले शाले आगे लोगों को आगे पीछे हटाना, कोई फर्शी सलाम तो जी। और हुकूमत का बेपनाह अखराजात वो ना हो तो चौधराहट नजर नहीं आती ना जनाब। अच्छा, आपको इन 5 नामों में से खकवानी साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस जर्नलिज्म का, खुद भी आपकी इंडक्शन जो हुई थी, आपने अपना कैरियर एज उसका सिविल सर्विस के तौर पर रेलवे में आपने एक अफसर के तौर पर ज्वाइन किया, ब्यूरोक्रेसी में भी आपने काम किया, सियासतदान भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, बड़ी मतलब लंबी आपकी अपनी है। आप ये 5 नाम सामने रखें, आपको कहा जाए कोई एक नाम पिक करें कि जिनके नाम पे कंसेंसस हो और वो सूबा चला सकते हैं और ठीक चला लेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे, आपका चॉइस कौन होगा सर? बात सुने, ये मेरी गुजारिश आप सुने, आप मेरी बात को जो मैं असूलन और कानूनन एक चीज अर्ज कर रहा हूँ, आप उस पर भाई साहब तवज्जो देना। आप मुझे क्यों किसी कंट्रोवर्सी में खींच के लाना चाहते हैं? सर आपकी राय पूछ रहे हैं सर, इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं हो रही सर। बात सुने ना, मैं स्पीकर हूँ कि जी क्या मैंने वहाँ वो 4 बंदों और 6 बंदों का पैनल बनाना है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। ना मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ कि जी मेरा ये उन लोगों की सवाबदीद है, वो इंशाअल्लाह सही
मेरा ख्याल में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये जो पीटीआई की जो टीम है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सिरे चढ़े। वो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जो जितने फोरम्स पे ये जाएंगे, वो फोरम में उनकी कमजोर पोजीशन होगी। अच्छा, आप क्योंकि पीटीआई पंजाब के, मैं गलत नहीं कह रहा, तो आपने हेड के सदर रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पीटीआई के सर, पंजाब को बड़े अरसे आपने चलाया है। अब खबरें आ रही हैं कि जनाब के चौधरी परवेज अली साहब इन कंपनी जो है ना सर, ये खुद को वो कर रहे हैं, इनको जम किया जा रहा है और शायद परवेज अली साहब सूबाई सदर आ जाएं या मुनीस अली साहब को लेकर आए। कैसा फील होता है सर जी अलायंस जो, आपको लगता है कि ये सही फैसला है खान साहब का और परवेज अली साहब का? इस पे आप नहीं कह सकते यार कि मेरा क्या इससे तल्लुक है, आपका तल्लुक है सर, आप इस पोस्ट पे रहे हैं, पीटीआई को आपने भी ब्लड दिया है, आपने भी अपना खून दिया है, टाइम दिया है, तो इस पे तो कमेंट आपका चाहिए सर। मैं आपको अर्ज करूं सर कि ये मैं जितनी मेरी अपनी जाती तौर पर मेरे जो तजर्बात या मेरा एक्सपीरियंस है, वो सन 70 के इलेक्शन से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए एक काफी मैं इसमें मुतहर्रिक रहा हूँ एवरी इलेक्शन। और कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है। सन 70 में मैं 71 का ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, तो सन 70 के इलेक्शन में भी हम हिस्सेदार थे और भाग रहे थे। उन दिनों जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अपना बैनर के नीचे वो भी हमने इलेक्शन में जाती तौर पे काम भी किया है और अपनी फैमिली के लिए भी किया है। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए आज तक सारे इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मगर मेरी मुतबाना गुजारिश है कि तमाम इलेक्शनों में सिवाय 70 के इलेक्शन के सब मुतनाज़ा रहे हैं। 70 के इलेक्शन में सिर्फ इसलिए मुतनाज़ा नहीं रहे क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी उसका जो सरबराह था वो फौज का सिपह सलार था और उसने कहा कि खबरदार किसी आदमी ने इलेक्शन में गड़बड़ की। हालांकि उनका अपना एक आदमी नुमाइंदा, उनकी अपनी हुकूमती पार्टी का वो कयूम खान साहब मरहूम फ्रंटियर के जो मुस्लिम लीग के हेड थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर लॉन्च की और वो पूरे इलाके में सिवाय कयूम खान और एक दो और बंदों के सारे हार गए। उनके मेरे बुजुर्ग भी थे 2-3, वो भी हार गए। क्वेश्चन ये है कि अगर सरबराह और जो ताकतवर इदारा, ताकतवर आदमी जिसके अंदर हाथ में जिसकी भी ताकत है, अगर उसने इलेक्शन कराया पाकिस्तान में तो वो गैर मुतनाज़ा हो सकता है और शफाफ तरीका हो सकता है। बाकी तमाम इलेक्शन वही होंगे जिसके बारे में यहाँ लीडरान सबान तमाम शोर मचा सकते हैं मगर उनका कोई अमल दखल नहीं है उसके अंदर। वो सब यही सर जी मैंने परवेज अली साहब, मैंने साथ परवेज अली साहब का भी आप साथ में बताते जाएं, ये तो बड़े अच्छा आपने तरीकी तौर पर चीज़ें बता दी, लेकिन परवेज अली साहब का जम होना और पीटीआई का सूबाई सदर बनना पंजाब में सर, आपको कैसा लगता है? मैं उसके ये मैंने एक चीज अर्ज कर दी ना, अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि एक आदमी जिसके पास आधी काफ लीग है वो खड़ा होकर पूरी पीटीआई के लिए पंजाब 12 करोड़ आदमी के सूबे का सदर बन जाए। मैं कहूँगा कि पीटीआई से के लिए जो तगोदौग की है ना सन 96 से अब तक, इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का बदनुमा एक निशान होगा उनके कि तुम्हारे पास पूरे पार्टी के अंदर 12 करोड़ बंदों के अंदर तुम्हारे पास एक आदमी भी नहीं है जो इतने 25-26 साल जो आपने जस्तजू की है अपना एक लीडर नहीं आप खड़ा कर सके। आप इनके बारे में क्या क्या लोग ये मतलब लीडरान हमारे पीटीआई के क्या कहते थे और आज उसी को उन्हीं आदमी के सामने खड़े होकर आप उनके हक में क्या कहते हैं। तो क्या लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? आप पार्टी के लोगों को आप इतना नीचा गिरा कर रहे हैं कि उनके पास कोई आदमी नहीं है कि वहां खड़ा होकर वो मसनद संभाल सके।
तो क्या इमरान खान साहब अगर बुज़दार साहब को बना सकते हैं तो क्या इमरान खान साहब के पास 20-25 और बुज़दार नहीं है पार्टी के अंदर जो किसी को बना दें? नहीं, पार्टी में है कोई 20-25 बुज़दार टाइप? बहुत सारे हैं। कलासरा साहब आपने तो बनाई थी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप तो हिस्सा थे उसमें सारा सर, जब ये बन रहे थे 2018 में इलेक्शन हो रहे थे, बल्कि टिकटें वगैरह तो आप लोगों के घर पे भी, यहाँ पे उस तरीन साहब के घर पे फैसले हो रहे थे सर, तो 20-25 के करीब उसमें थे बुज़दार साहब। गुजारिश है सर कि बुज़दार साहब शरीफ आदमी है, मैं उनके बारे में सिर्फ ये आदरा है, आप बात कर रहा था कि क्या पार्टी के अंदर बंदे नहीं है जो कि अपना 371 का हाउस होता है शायद पंजाब का जी, और उसमें 296 शायद डायरेक्ट इलेक्टेड है, कोई लेडीज है, पर बाकी 70-75। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 296 आदमी इलेक्टेड में से आपके पास पीटीआई के पास कोई आदमी नहीं है? मतलब है आप लोगों को अपनी पार्टी को क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी के अंदर बाकी जो लोग भाग दौड़ के मेहनत करके सन 96 से आपके साथ लगे हुए हैं, शायद उन्होंने कुछ भी ना किया हो, मगर कम से कम ये 2011-13 से के बाद तो कम से कम कोई काम कर ही रहे हैं ना। हुकूमत भी चला ली है आपने 4 साल, अच्छी बुरी जो भी आप कहें वो तो एक तजिया है ना, वो अलहदा बात कर सकते हैं, मगर ये चीज पार्टी को तो बिल्कुल वो कर देगी। क्या कहूँ मैं, खान साहब विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। एंटायर लीडरशिप ऑफ पीटीआई के अंदर एक लहर दौड़ जाएगी नाकामी की कि हमारे में से किसी को पसंद नहीं किया, 2 महीने के लिए अपने एक साथी को लाकर उन्होंने वहां से उठाकर उसको चीफ बना दिया। और देखिए मालिक हैं वो कर तो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के किसी आदमी के अंदर इतने अखलाकी जरूरत भी नहीं है कि वो कहें कि साहब ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, क्योंकि इस वक्त लीडर के आगे बोलना अपने आप को एक नुकसान पहुंचाने वाली बात। खान साहब ये बहस आप समझते नहीं उस वक्त खत्म हो गई थी कि जनाब के हमारी पार्टी के अंदर कोई बंदे नहीं है, 180 इनके पास लोग थे, 180 जिसके पास वोट थे, वो मजबूर हो गई थी कि चौधरी परवेज अली साहब जो है 10 सीटों वाले उनको बनाए, उनको वजीर आला बना दिया उन्होंने, जिनको डाकू चोर कहते थे वो तो खुद बना दिया, तो पार्टी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, सब ने वोट डाले उनको, कोई पार्टी में रिवोल्ट नहीं, किसी ने खड़े होकर बात नहीं की, तो खान साहब के फैसले को उस वक्त भी मान लिया गया था। आप भी वो मानेंगे सर, पार्टी के अंदर कौन से ग्लैडिएटर्स बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने, या वहां मस्कीटियर्स बैठे हुए हैं कि उन्होंने खड़े होकर तलवारें निकाल लेनी है कि खान साहब नहीं ओवर अवर डेड बॉडी, वो पता ही है आपको सारा, वो तो मामला सेटल हो चुका है। चौधरी परवेज अली साहब वाला वजीर आला बना के लाइन में ला के वोट डाले हैं, जिनको डाकू चोर कहते थे, तो आप उस पर पार्टी लीडरशिप पे क्यों एतराज करेंगे, उनको सूबाई सदर बनाने पे? वो तो वजीर आला बना चुके हैं सर। आपकी बात में वजन है, आपकी बात में वजन है। मैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग हैं, मैं तो उनकी तरफ से आपको एक सोच दे रहा था कि उनके लिए एक बड़ा धचका होगा कि जी वो पहले भी मगमूम होंगे, अंदर से कहते होंगे बातें, हिम्मत नहीं है लोगों में। असल में पार्टी के अंदर इतना वो एक शहाना हुकूमत के लिए लीडर आ जाते हैं ना, वहाँ आदमी बेचारे आगे बात करना भी अपने आप को नहीं समझते, ऑनेस्टली बात करना भी वो समझते हैं कि शायद हमारी। ये सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ी तफसील से लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज बतानी है सर कलासर साहब, अगर आप मेहरबानी करें। जी आपने कभी ये नहीं पूछा है, जो मैंने कहा है कि तमाम इलेक्शन जो है वो कोई ना कोई उनके ऊपर इतराज है, वो कभी पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन 70 अगले हफ्ते आपके साथ सेगमेंट रखते हैं सर, अगले हफ्ते के लिए भी तो हमने कोई ना कोई थोड़ा बचा के रखना है ना सर, एक ही दिन में तो हमने सारे नहीं, लास्टली सर लास्टली उस पर करेंगे, जरूर करेंगे, नहीं जरूर, ये नेक्स्ट वीक, क्योंकि इसको देखना चाहिए जरूर। इलेक्शन के अंदर क्यों गड़बड़ होती है कि लोग इलेक्शन से मुतनफिर हो रहे हैं। नहीं आपने ग्रास रूट लेवल से लड़े हुए हैं इलेक्शन, आपको यकीनन ज्यादा तजर्बा है, पता। लास्टली सर, ये जो उसमें बाज लोग कह रहे हैं कराची का जो उसका रिजल्ट आया है कि 14 सीटें एमएनएस की थी, एमपी से 30-35 वहाँ पे सिंध में, इसके बावजूद कराची में परफॉर्म नहीं कर सकी पीटीआई, तो उनकी हुकूमत का ख्याल है जो मौजूदा पीटीएम कि शायद इसका रिजल्ट जो है, इसका इम्पैक्ट ये उस पंजाब में भी पड़ेगा जो अगले इलेक्शन होने। आपको लगता है कि कराची के इलेक्शन का कोई हमारे पंजाब पे असर होगा? पंजाब की अपनी एक सियासत है, अपना मिजाज है, अपना मूड है, और खान साहब थम्स डाउन करके इलेक्शन जीतेंगे? मैं बताऊं, ये कराची के जो इलेक्शन हुआ है ना,
ये वाकई इसके हैरान कुन है। और ये जो इल्जामात है ना, वो मेरे ख्याल में इतने जायज नहीं है। उनमें हो सकता है कोई परसेंटेज, मगर इतना नहीं है जितना शोर मचा जा रहा है। और वहाँ अपनी नाअहली जो है ना, पार्टी की ग्रास रूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग वो कमजोर है, और वहाँ पर मुतहर्रिक नहीं कर सके मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में। और वहाँ के हजरात ने उस तरीके से लोगों ने अपने, चूंकि लोकल काउंसलर चुनते हैं ना जनाब, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाती है। और इसी तरह लीडरान ने भी अपना कोई वहाँ जोर नहीं लगाया जो हमारे पीटीआई के मुंतजमीन में से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया खकवानी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खकवानी हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मशहूर जमाना जाली अकाउंट्स केस, ओमनी ग्रुप केस, और उसको तकनीकी बुनियादों पर आज खत्म कर दिया गया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद को जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ा रिलीफ मिला है आज एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद की जो है एहतसाब अदालत, उसकी जानिब से। और क्लासेस साहब, आपने ओमनी ग्रुप की खबर ब्रेक की थी गालिबन 9 जून 2016 को, तो लंबी कहानी है जी। और वो शॉर्ट भी हमारे पास मौजूद है जो हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, चलाएंगे उसको। पहले शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद जरा थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो आज डेवलपमेंट हुई है ये आज क्या नहीं हुई, 9 को, 9 जनवरी का फैसला है। जी जी, 9 जनवरी की जो ये डेवलपमेंट है वो ये किस तरह से, किस तनाजुर में ये रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि वही बात होती है, फिर एनआरओ की बातें होती हैं, तो उस तनाजुर में सबूत लाए हमारे। जी जी, तो ये शॉर्ट सुनते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अनवर मजीद का ये बता दूं, इनका एक अदद 20 अरब रुपए का स्कैंडल आने वाला है सामने। बड़ी खबर अभी दे रहे हैं आप। मसूफ के ऐसे ऐसी ऑफशोर कंपनियां और ऐसे ऐसे ऑफशोर अकाउंट्स, फेक जैली चीजें निकली हैं जी। ये अगर चल जाए कि जहां से बिलावल भुट्टो साहब को न टिकटें जारी होती थी, वहीं से अयान अली को टिकटें भी जारी होती थी। ये लंबी कहानी है। FIA जो है 2015 से एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इन्हें ये पता चला था कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो फ्रंट मैन है अनवर मजीद जो है, वो किसी बैंक के जरिए उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का और बेनामी अकाउंट्स बनवा के, ये कैश है, पैसा है, मुख्तलिफ पार्टी से जो इकट्ठा किया जाता था, जिसमें बैरिया टाउन भी शामिल है जहाँ पे जैन मलिक का भी रोल आएगा, वहां से जो पैसा आ रहा था वो किसी एक बैंक के उन्होंने अकाउंट में रखे हुए थे, उसके जरिए फर्दर आगे पार्टीज को जा रहे थे वहां पे। ये 2015 की इंक्वायरी रिपोर्ट चल रही है। अनवर मजीद को 8 जून को नोटिस भेजा गया है कि आप हमारे पास यहाँ पेश हूँ FIA के पास, और उन पे जो इल्जामात लगाए हैं, 15 ट्रांजैक्शंस हैं जो उन्होंने की हैं इन बैंक अकाउंट्स के जरिए, जिनके बारे में सस्पेक्टेड ये कहा जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन लोगों ने जो मतलब बेनामी इन्होंने झूठे फेक अकाउंट्स खुलवाए हैं। जैन मलिक साहब दमाद हैं रियाज मलिक साहब के, बैरिया टाउन ने भी बहुत सारे पैसे जो है यहाँ पे जमा करवाए हैं इन अकाउंट्स में, जो बेनामी इनके अकाउंट्स हैं। रिपोर्ट क्या कहती है कि सिंध हुकूमत ने जो जमीन फरोख्त की है आगे, उससे जो रिश्वत मिली है वो इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाई गई है। जैली अकाउंट्स में बैरिया टाउन और अनवर मजीद की जानिब से भी बहुत सारा पैसा जो है जमा भी हुआ है और वहां से निकाला भी किया है। और तारिक सुल्तान जो है A1 इंटरनेशनल के, उनके अकाउंट्स हैं, उन पे पैसा इन्होंने किया है तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीस जो है तारिक सुल्तान के नाम पे इन्होंने ट्रांसफर किया है। अब तक ये पता चला है कि ओमनी ग्रुप जो है उसके जो बैंक है उसके 7 अफराद पर ये 29 बैंक अकाउंट्स फर्जी चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 35 बिलियन रुपीस का इसी तरीके से इन बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन की गई है। ओमनी ग्रुप इसमें बराह रास्त मुलविस है। साहब, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। अब ये इसमें रिलीफ मिल रहा है इनको, तो ये कौन सी तरमीम है जिनके समरात सामने आ रहे हैं? आप पता ये कहते क्या हैं, आप बात करें ना संभाले नहीं जाते। वो जी सबूत की तरह हैं जी, बरी हो गए जी, चीमा बरी हो गया जनाब, मरियम साहबा हो गई, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब, डार साहब। हम बात करें कहते सबूत लो, हम तो बरी हो गए। ये बरी कैसे हो रहे हैं कि आपने नैब चेंजेस कर ली, लाज कर ली। मसला इस केस में जिस रेफरेंस की ये बात हो रही है मजीद गनी साहब एंड कंपनी की, उनके बेटे की, अब ये जो इन्होंने ला लाए हैं ना नए, जो इमरान खान साहब कहते हैं, ठीक कहते हैं कि आप अपने लूटमार को आपने जस्टिफाई करना था चीजें। ये कहते हैं कि 50 करोड़ से कम का अगर कोई आपका कोई केस है ना तो नैब नहीं सुन सकती। अब ये इन्होंने क्या किया है, अब एक एक करके इन्होंने वहां रेफरेंसेस फाइल किए 15-16 इसी एक केस में। ये जो बेनामी अकाउंट वाला या ओमनी ग्रुप वाला जरदारी साहब वाला, इसमें जरदारी साहब भी थे, फरियाल तालपुर साहब भी केस थे इसी में, और बड़ी मेहनत
मेहनत की थी, उस बशीर मेमन साहब थे, बड़ी थ्रेट्स उन्होंने फेस की थी, DGFIA थे, कोई उसको करने को तैयार नहीं था। उनकी बहू को वहां पे सिंध हुकूमत ने बड़ा तंग किया, वो डॉक्टर साहबा हैं, बड़ी फैमिली ने उसकी प्राइस पे की उन्होंने, अफसरान ने, बल्कि जो FIA के अफसरान थे जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको थ्रेट्स मिली थी। और इस वक्त जो टीम थी जिन्होंने सारा ये ओमनी ग्रुप का उन्होंने बनाई थी इन्वेस्टिगेट, ट्रंक था पूरा, जो मैंने देखा हुआ ट्रंक था जिसमें इन्वेस्टिगेशन थी, सबूत थे सबके सब, उन तमाम को जो आई है नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई हुकूमत आई है, इन्होंने उन तमाम अफसरान को सजाएं दी हैं। किसी की प्रमोशन रोकी, किसी को प्रमोशन पे एक अपने कोर्स पे गए तो उनको वापस बुलाया, किसी को गवादर, किसी को सब्बी, किसी को कहीं पे, अगेन यही पनिश करने के लिए कि आप लोगों को जरूरत कैसे हुई थी, आप ओमनी ग्रुप और इसमें जरदारी साहब या उनके फ्रंटमैन वगैरह जो है ना उनको वो करें हैं और आप उन पे हाथ डालें। बड़े अफसरान ने इसके लिए अपना ब्लड दिया हुआ है, अपनी जानें दी हुई हैं, दूसरे लफ्जों में, जान से मैं फिजिकली नहीं कह रहा, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। अब ये जो हैं, ये अनवर मजीद साहब जो हैं, ये उनके, या ये जो है अब्दुल गनी साहब जो हैं, ये इसके शौकत तरीन साहब जो है ना, इनके और इनके आपस में रिश्तेदार, ये बच्चों की शादियां हुई हैं। अच्छा, अब जरा देखें ना, इलीट कैप्चर जिसकी इमरान खान साहब बात कहते हैं, इलीट कैप्चर के ऊपर से एक ही हैं सारे, उसमें मिले हुए हैं। अब इन्होंने इस बुनियाद पे रेफरेंस जो है इन्होंने वो कर दिया है, इन्होंने वापस भेज दिया है। जज साहब क्या करें, मजबूर हैं, जब आपने लॉ चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा अब ये जो यहाँ पे पेमेंट्स हुई थी बेनामी अकाउंट्स के जरिए, ये हुई थी तकरीबन, ये टोटल बनता है 26 करोड़ रुपए का बनता है। ये जो उन्होंने कहा जनाब ज़मीन एक दो इन्होंने ज़मीनें खरीदी थी और इसका और बाज़ इन्होंने अमाउंट पे की थी कैश में। वो ये कहते हैं क्योंकि ये यहाँ 26 करोड़ है, 50 करोड़ से कम है, लिहाजा हम इसको सुन नहीं सकते। अब रिकॉर्ड भी, इसमें स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गए, इंक्वायरीज भी आ गई, गवाह भी पेश आ गए, एक तरमीम आई है जनाब, कल को ये गनी साहब भी कहेंगे जनाब हमारे ऊपर कोई सबूत, कोई बात, कोई बताएं। सो ये यहाँ पे जो काम हुआ है क्राइम्स के ऊपर, मतलब इतनी सारी मेहनत, मैं अब क्या बताऊं, जब ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी मुझे मतलब दुख एक और हवाले से हो रहा है कि इतनी मेहनत अफसरान ने की, हाथ डाले, जाती दुश्मनी पाली। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जाती दुश्मनी डालना, जब आपका तल्लुक सिंध से है, मैं उनकी बात करूं, बशीर मेमन साहब की बात करूं, उनकी टीम की कर रहा हूं कि पूरी उनकी फैमिली, उनका घर, उनका वतन वहीं पे है, और उन्होंने इसके बावजूद जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब वो गिरफ्तार हुए थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने जाती दुश्मनी बना के इन्वेस्टिगेशन की, केसेस बनाए, सब कुछ किया। और उस वक्त कोई ये स्टोरी, मजे की बात बताऊं, कोई स्टोरी ये ब्रेक करने को तैयार नहीं था, डरे हुए थे। मैं अपना वो क्रेडिट नहीं ले रहा, हमें रिपोर्टर को तो खबर चाहिए होती है। उस वक्त हमने हिम्मत करके स्टोरी ये ब्रेक की थी और सारी चीजें ली थी, चैनल्स के लिए भी मुश्किलात आई थी, पैदा हुई थी। अब इतना सारा करने के बाद लोगों का पैसा, माल मताया, आपको ज्यादा फलूदे वाले के अकाउंट से निकल रहे हैं, कभी रक्शे वाले से निकल रहे हैं, कभी पापड़ वाले, ये वही वाले पैसे थे जो फेक करेंसी अकाउंट जिनमें आगे, जिनके हम बात कर, जरदारी साहब ने पता ही क्या कहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, बीच के उसका साथ चलाते, उन्होंने कहा जनाब हाँ किया है, सबूत लाओ। उन्होंने कहा बताया कि मैंने किया है, उन्होंने माना हुआ है, ये ऑन स्क्रीन कहते हैं। याद होगा जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरा पैसा है, मैंने कहाँ से लाया, कौन होते हैं पूछने वाले के जी आपके पास पैसा कहाँ से है, मेरा पैसा है, मैं किसी को जवाब दूं। इसी तरह का मिलता जुलता जवाब आसिफ जरदारी साहब ने कहा हाँ है, जाए साबित करके दिखाएं। अब साबित कैसे करें मुझे समझाएं, अब कैसे साबित, कानून ले आए हैं कि जनाब 50 करोड़ पैसे, अगेन जो कम अमाउंट है आप उसको ट्रायल ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन्होंने इनको ब्रेक कर दिया है अलहदा। मुझे अभी अपने ये जो हमारे वो रिपोर्टर हैं कोर्ट को डील करते सब्बीउल हसनैन साहब, मैं उनसे पूछ रहा था डिटेल, उसने कहा सर इन्होंने कोई अच्छे खासे 20-25 के करीब रेफरेंसेस है, ब्रेक कर दिया ना, 50 करोड़ पैसे कम होने चाहिए, ऊंचे रहे तो वहीं पे रहेंगे। सो मकसद कहने का ये है जो हमें यहाँ पे टांट करते हैं ना कि सबूत किधर है, ये सारे सबूत भी थे, ये इंक्वायरीज आपकी मेरी की हुई नहीं थी, FIA की थी, ऑफिशियल थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, पूरी मशीनरी इसके ऊपर लगी हुई थी और उसके बावजूद जो है वो इस तरह से इसका ड्रामेटिक, अब ये हटाने का मकसद हमें समझ आ रहा है। डार साहब केस सेटल हो गया जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर एक का केस है ना वो सेटल कर दिया उन्होंने, किसी का नहीं रहने दिया। और कल को दंदनाते आएंगे, हमें चिढ़ाएंगे, हमें आते आते टांट करेंगे, हमें बैठ के साबित क्या हुआ हम पे, बिल्कुल आपने हमें क्या साबित किया, आप कागज लेके बैठ जाते हैं, भाई हम लेके नहीं बैठते। ये सारी मैंने FIA का पूरा ट्रंक देखा हुआ है, ओमनी ग्रुप का, इतने सबूत वहां पे, ट्रांजैक्शन, चीजें, सब कुछ। तो एक नैब लॉ उन्होंने चेंज किया 50 करोड़ रुपए वाला, उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। जी बिल्कुल, क्लास साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो सहाफियों के साथ हो रहा है, गिरफ्तार किया गया है लाहौर के सहाफी हैं शाहिद असलम साहब को, वो क्यों गिरफ्तार किया गया है और ये आजादी सहाफत के खिलाफ क्यों हो जाती है हर हुकूमत, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, FIA ने सहाफियों पे क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जो शाहिद असलम साहब वाला मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा ये वैसे ये अफसोसनाक है और ये इशू जो है उस तरीके का मीडिया में आया नहीं है, डिबेट में आना चाहिए था
कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, ये इमरान खान साहब पे तो हम सारे कहते थे उनके दौर में ज्यादतियां भी हुई, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ, एंकर्स के साथ, लंबी कहानी है। आप तो कहते थे हम बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और सहाफ़ियों के बड़े हम ये कदरदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं आप ज़रूर हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये किस तरह की आपने कार्रवाई की है। शहीद असलम साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इनका बड़ा नाम है, BBC के लिए रिपोर्ट्स करते हैं। और अभी उन पे जो कहा गया है कि, और बड़ी क्रेडिबल स्टोरीज हैं शहीद असलम के क्रेडिट पे, हम सब उनको, जैसे मैंने कहा, ज़ाती तौर पर जानते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इल्ज़ाम क्या लगा है और उनके साथ क्या हशर किया जा रहा है कि जनाब आप अपने सोर्सेज बताएं कि हमें वहाँ पे FBR में जो जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी के वहाँ से उनके लीक हुए थे उनके एसेट्स की खबर, तो हमने जिन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है वहाँ पे FBR में, उन्होंने आपका नाम दिया है कि आपने उनसे रब्ता करके खबर ली थी। भाई सहाफ़ी का क्या काम होता है? वाटरगेट स्कैंडल आया था USA में निक्सन एंड कंपनी का, तो उन्होंने उठा लिया था उनके वो जो आके 2 सहाफ़ी थे जिन्होंने ब्रेक किया था। भाई सहाफ़ी के तो काम है, आप ये कैसे पूछ सकते हैं उस जर्नलिस्ट से कि आप जो है उनको सोर्सेज जो है ना आप उनको बताएं। पुलिस के अपने सोर्सेज नहीं होते, ये जो बाकायदा हेड मनी रखते हैं और ऐलान करते हैं कि किसी को नहीं बताया जाएगा, पैसे भी देते हैं, आप अपने मुखबरियां लेते हैं, आपने टाउट रखे हुए हैं, मुखबर रखे हुए हैं, थाने में रखे हुए हैं, पुलिस में रखे हुए हैं, हर जगह रखे हुए हैं। मतलब इवन टेररिज्म केसेस को आप ट्रेस करने के लिए आप उनको पेमेंट करते हैं, पैसे रखते हैं। अगर सहाफ़ी अपनी PR शिप से या किसी के साथ चाय काफ़ी, मतलब एक खबर निकलवाने के लिए कितनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, मुझे पता है कि कितनी जान मारनी पड़ती है। बल्कि मेरी वाइफ बाज़ दफ़ा मुझे कहती होती कि आई विश कि मैं तुम्हारा सोर्स होती, कि तू जितने अपने सोर्सेज की इज्जत करता है, पेम्परिंग करता है, हाथ पाँव उनके आगे पीछे उनके खुशामदे कर रहा होता, इतना मेरे लिए बेहतर होता कि मैं तेरा सोर्स हूँ। सोर्सेज तो हमारे लिए इतने मुकद्दम होते हैं। आपने एक रिपोर्टर को उठा लिया और उनसे पूछ लें कि अपने पासवर्ड दें, लैपटॉप के दें, आप हमें अपने फ़ोन के पासवर्ड दें, हमें अपना सोर्स बताएं, हमें चीज़ें बताएं। तो भाई साहब ये जो अगर आप इस तरह के हथकंडे करने हैं डराने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब को इस पे उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था। वहां से उनसे पूछताछ नहीं हो रही जिनके एसेट सामने हैं, तो उनसे तो पूछ लेते ना FBR वगैरह के। भाई साहब उन्होंने ये तो नहीं कहा था, अहमद नूरानी साहब के जो उस फैक्ट फाइंडिंग में जो उनकी खबर स्टोरी छपी थी, उन्होंने कोई इल्जामात तो नहीं लगाए थे किसी पे। उन्होंने सिंपल साथ एक अच्छी डॉक्यूमेंटेड स्टोरी बनाई थी कि ये एसेट हैं, ये डिटेल्स हैं, ये फलां ये प्रॉपर्टीज उनके नाम पे हैं। क्लास साहब FBR को जवाब देना चाहिए ना कि उनके कैसे उनके पास से डेटा लीक हमारा हुआ। काम है, रिपोर्टर का काम है, उसने खबर निकलवानी है। आप अपने जो आपके एंड पे वो चीज है आप उनको प्लग करने की कोशिश करें। आप सहाफी को उठा रहे हैं, मुझे दुख पता है किस चीज का हुआ इसमें। DGFI साहब जो मोहसिन भट्ट साहब जो इनका बड़ा नाम सुना हुआ था, उनकी मैं सुन रहा था शहीद असलम साहब की, इनके बड़े जाती दोस्त थे। जरा देखें ना, पुलिस वालों की कोई दोस्ती का तल्लो का फायदा नहीं है, कोई थोड़ी सी कटसी भी नहीं होती, कोई इन्होंने खुदा ना खासा बंदे तो नहीं मारे हुए थे। वो ये कह रहे थे कि जब मैं IG थे बलोचिस्तान में, ये 15 दिन शहीद असलम साहब इनके दोस्त उनके घर पे रहे हैं। अच्छा जनाब, ये तल्लो रिगार्ड छोड़े, उनको घर से छापा मरवा रही है। आप उनको नोटिस भेज दें शहीद असलम को, जनाब तशरीफ लें, आपकी हमने इंक्वायरी करनी है। आप रात को आपने 2-2:30 बजे दिन में छापा मरवा के एक बंदा जो 15 दिन आपका दोस्त था पूरा आपने बलोचिस्तान फिरवाया, आप में इतनी कटसी थी कि आपने उठवा लिया और उसको आने वाले दिनों में इस खबर पे नहीं हम करेंगे, इस पे फॉलो अप होना चाहिए। शहीद असलम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है कि आप जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में इसका फॉलो अप लेते रहेंगे। और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।